आज हम 19वीं सदी के भारत के एक ऐसे कोने में चलेंगे जहां जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि पहचान थी, और जंगल सिर्फ पेड़ नहीं जिंदगी थे। और जब उस पहचान और जिंदगी पर हमला हुआ तो वहां से एक ऐसी चिंगारी उठी जिसे इतिहास उलगुलान यानी महाविद्रोह के नाम से जानता है। हम बात कर रहे हैं बिरसा आंदोलन की। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो हमें सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या हुआ, बल्कि ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों हुआ। बिल्कुल। ये एक ऐसे नौजवान की कहानी है जो अपने लोगों के लिए नेता से भगवान बन गया। सही कहा। ये सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ एक और विद्रोह की कहानी नहीं है, ये कहानी है दिकुओं की, मतलब बाहरी लोगों के हाथों एक पूरी सामाजिक व्यवस्था की टूटने की। अच्छा। ये कहानी है धर्म, राजनीति और जमीन के लिए हुए एक ऐसे संघर्ष की जिसकी गूंज आज भी झारखंड के पहाड़ों में सुनाई देती है। तो चलिए समझते हैं कि वो कौन सी वजह थी जिन्होंने मुंडा समुदाय को अपने तीर कमान उठाने पर मजबूर कर दिया। हालात मतलब इतने खराब कैसे हुए? देखिए, इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। इसे समझने के लिए हमें मुंडाओं की एक पारंपरिक व्यवस्था को समझना होगा। खुंटकट्टी। खुंटकट्टी। हाँ, ये कोई मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। जमीन किसी एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे कबीले की, पूरे वंश की होती थी। अच्छा, तो एक तरह से कम्युनिटी ओनरशिप। बिल्कुल। सब मिलकर खेती करते और सब मिलकर उसका इस्तेमाल करते। ये उनके समाज का आधार था। ये व्यवस्था तो सदियों से चल रही होगी, फिर इसमें दिक्कत कहाँ से आई? दिक्कत तब आई जब बाहरी लोग आए, जिन्हें वो दिकू कहते थे। दिकू? हाँ, जमींदार, महाजन, ठेकेदार। अंग्रेजों की नई जमीनी नीतियों के साथ ये लोग आए और उन्होंने इस पूरी व्यवस्था को तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये सामूहिक मालिकाना हक नहीं चलेगा, जमीन का एक मालिक होगा जो लगान देगा। यानी उनकी पूरी सामाजिक बनावट की नींव हिला दी गई। मैं सोच रहा था, क्या दिकवों को इस बात का अंदाजा था कि वे सिर्फ जमीन नहीं बल्कि एक पूरी संस्कृति को तोड़ रहे हैं, या उनके लिए ये सिर्फ एक बिजनेस डील थी? उनके लिए तो ये महज एक मौका था, और नतीजा ये हुआ कि जो मुंडा कल तक अपनी जमीन के मालिक थे वो अब उसी जमीन पर मजदूर बन गए। और ये कोई आम मजदूरी भी नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये थी बैठ बेगारी, यानी बंधुआ मजदूरी। कर्ज के जाल में फंसाकर उनसे बिना पैसे दिए काम करवाया जाता था। उनका शोषण मतलब चरम पर था। तो एक तरफ उनकी जमीन गई, उनका सम्मान गया, और फिर एक और बड़ा हमला हुआ जंगलों पर। हाँ, और शायद वो ताबूत में आखिरी कील थी। 1894 में छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून आया। इस कानून ने तो जैसे उनकी जिंदगी की लाइफलाइन ही काट दी। जंगल ही उनका सब कुछ था, शिकार, फल फूल, लकड़ी। उनकी पूरी अर्थव्यवस्था उसी पर टिकी थी, और अब उनसे वही छीन लिया गया। उन पर जंगल में घुसने तक पर पाबंदी लगा दी गई। बिल्कुल। यानी अब उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई थी। ऐसे में इंसान मदद के लिए कहीं तो जाता है। क्या उन्होंने कोशिश नहीं की? अदालतें, मिशनरी? कोशिश की, और हर जगह से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। ईसाई मिशनरियों ने शुरू में उम्मीद दिखाई। उन्होंने कहा कि अगर तुम धर्म बदल लो तो हम तुम्हारी जमीन वापस दिलवाने में मदद करेंगे। और लोगों ने धर्म बदला भी। हजारों मुंडाओं ने धर्म बदला, लेकिन मिशनरियों ने अपना वादा पूरा नहीं किया। वो अंग्रेजी राज के खिलाफ जाना ही नहीं चाहते थे। और कानून का रास्ता, अदालतें? वो रास्ता तो उनके लिए बंद ही था। अदालत की भाषा, उसके नियम कायदे सब उनके लिए अनजान थे, और वहां बैठे लोग भी उन्हीं जमींदारों और महाजनों का पक्ष लेते थे। तो जब हर दरवाजा बंद हो गया, जब व्यवस्था ही आपका दुश्मन बन जाए, हाँ, तब जमीन तैयार होती है एक मसीहा के लिए। तो एक मिनट, सब तरफ से मायूसी है, और तभी एक 21 साल का नौजवान आता है और कहता है कि उसे भगवान ने भेजा है। ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। बताइए इसके बारे में। ये कौन थे बिरसा मुंडा? बिरसा का उदय किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन उनमें कुछ खास था। उन्होंने जर्मन मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने ईसाई धर्म के बारे में जाना। फिर वो एक वैष्णव संत के संपर्क में भी आईं, जहां से उन्होंने हिंदू धर्म के विचार सीखे। ये दिलचस्प है। तो उनके दिमाग में अलग अलग धार्मिक विचारों का एक मिश्रण तैयार हो रहा था। मतलब वो सिर्फ अपनी परंपराओं तक सीमित नहीं थे, बल्कि बाहरी दुनिया के विचारों को भी समझ रहे थे। बिल्कुल। और इसी समझ ने उन्हें दूसरों से अलग बनाया। 1895 में उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि उन्हें सिंग बोंगा यानी सूर्य देवता का दूत बनाकर भेजा गया है। सिंग बोंगा का दूत? हाँ,
उन्होंने एक नए धर्म की शुरुआत की जिसे बिरसायत कहा गया। इसमें एक ही ईश्वर की पूजा होती थी और शराब, अंधविश्वास जैसी सामाजिक बुराइयों का कोई स्थान नहीं था। पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या लोगों ने उन्हें आसानी से भगवान का दूत मान लिया या कुछ संदेह भी था? मतलब एक 21 साल के लड़के को भगवान का अवतार मानना, ये कैसे मुमकिन हुआ? यहाँ हमें उस समाज की साइकोलॉजी को समझना होगा। जब लोग हर तरफ से हार चुके होते हैं तो वे तर्क से ज्यादा उम्मीद की तलाश करते हैं, और बिरसा ने सिर्फ विद्रोह का रास्ता नहीं दिखाया, उन्होंने एक दिव्य उम्मीद दी। उनके बारे में कहानियां फैलने लगी कि उनमें बीमारों को ठीक करने की चमत्कारी शक्ति है। इतिहासकार कुमार सुरेश सिंह कहते हैं कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, लोगों को एक रक्षक की तलाश थी और बिरसा के करिश्माई व्यक्तित्व में उन्हें वो रक्षक दिखा। तो वो कह रहे थे, कानून तुम्हारी नहीं सुनता, लेकिन भगवान सुन रहा है और मैं उसका दूत हूं। ये सिर्फ राजनीति नहीं, एक तरह का मनोवैज्ञानिक कवच था। आपने एकदम सही पकड़ा। उन्होंने इस धार्मिक प्रभाव का इस्तेमाल लोगों को राजनीतिक रूप से संगठित करने के लिए किया। उन्होंने लगभग 6000 समर्पित मुंडाओं की एक सेना तैयार की। 6000? हाँ, अपने सबसे भरोसेमंद साथी गया मुंडा को सेनापति बनाया। लोगों को तीर कमान चलाने की ट्रेनिंग दी जाने लगी और फिर उन्होंने अपना सबसे प्रसिद्ध नारा दिया, अबुआ राज एतेजाना, महारानी राज टुंडू। जिसका मतलब है हमारा राज आ रहा है और महारानी विक्टोरिया का राज खत्म हो रहा है। हाँ, ये तो ब्रिटिश सत्ता को सीधी चुनौती थी। ये खुली बगावत का ऐलान था। बिल्कुल। इस धार्मिक आंदोलन ने अब पूरी तरह से एक राजनीतिक और सैन्य आंदोलन का रूप ले लिया था। तो बिरसा एक धार्मिक नेता से एक क्रांतिकारी कमांडर बन चुके थे, लेकिन अंग्रेज सरकार जो इतना सब कुछ देख रही थी, वो चुप तो नहीं बैठी होगी। बिल्कुल नहीं। सरकार को इस भीड़ से खतरा महसूस होने लगा था। 1895 में सरकार ने बिरसा को लोगों को भड़काने और ब्रिटिश राज के खिलाफ षड्यंत्र रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अच्छा। उन्हें 2 साल की सजा हुई और हजारीबाग जेल भेज दिया गया। सरकार ने सोचा होगा कि लीडर को जेल में डाल दो, आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। जब बिरसा 1897 में जेल से रिहा हुए तो वो और भी ज्यादा दृढ़ और कट्टर हो चुके थे। अच्छा। हाँ, जेल के अनुभव ने उनके अंदर की आग को बुझाने की जगह और भड़का दिया था। उन्होंने बाहर आकर अपने अनुयायियों को फिर से इकट्ठा करना शुरू किया, लेकिन इस बार और भी गुप्त तरीके से। उन्होंने खूंटी को अपना मुख्यालय बनाया और वहां से अपनी सैन्य गतिविधियां चलाने लगी। तो बिरसा जेल से और भी मजबूत होकर लौटे हैं, खूंटी में अपना हेडक्वार्टर बना लिया है। माहौल में तनाव तो महसूस किया जा सकता है, लेकिन वो कौन सा पल था जब चिंगारी आग बन गई? जंग का ऐलान कब और कैसे हुआ? वो पल आया 24 दिसंबर 1899 को, क्रिसमस की पूर्व संध्या। क्रिसमस की शाम। हाँ, ये तारीख बहुत सोच समझ कर चुनी गई थी। ये ईसाई मिशनरियों और अंग्रेज सरकार दोनों पर एक साथ एक प्रतीकात्मक हमला था। उस रात बिरसा ने अपने लोगों को इकट्ठा किया और विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। और उनका संदेश क्या था इस बार? संदेश बिल्कुल साफ और बहुत हिंसक था। उन्होंने कहा, दिकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। बाप रे। हाँ, शांतिपूर्ण सुधार की बातें पीछे छूट चुकी थीं। ये अब आर पार की लड़ाई थी। उन्होंने दिकुओं, ठेकेदारों, राजाओं, हाकिमों और ईसाइयों सबको मारने का आह्वान किया। और फिर हमले शुरू हो गए। उसी रात उनके अनुयायियों ने अपने पारंपरिक हथियारों, तीर, कमान और भालों से कई जगहों पर एक साथ हमले शुरू कर दिए। गिरजाघरों को निशाना बनाया गया, उनमें आग लगा दी गई, ठेकेदारों और जमींदारों के घरों पर हमले हुए। और इस पूरे आंदोलन में महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। ये उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। गया मुंडा की पत्नी मानकी मुंडा ने तो लड़ाई में नेतृत्व भी किया था। लेकिन इतनी बड़ी ब्रिटिश सरकार के सामने पारंपरिक तीर कमान से लड़ना, ये तो एक तरह की बहुत ही असमान लड़ाई थी। सरकार ने इसका जवाब कैसे दिया? सरकार ने पूरी ताकत से इस विद्रोह को कुचलने का फैसला किया और इसका जवाब बहुत ही क्रूर था। जनवरी 1900 में विद्रोह का मुख्य केंद्र डुम्बारी पहाड़ी पर था। डुम्बारी पहाड़ी? हाँ, जिसे मुंडा लोग सेल रखा पहाड़ी भी कहते हैं। वहां हजारों की संख्या में बिरसा के अनुयायी इकट्ठा थे। तो वहीं पे आखिरी लड़ाई हुई? हाँ,
कमिश्नर फारबेस और डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। ओह, वो एक तरफा नरसंहार था। सैकड़ों लोग, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, मारे गए। डोंबारी पहाड़ी लाशों से पट गई। वो बिरसा आंदोलन का जलियांवाला बाग था। ये तो बहुत भयानक है। और बिरसा मुंडा का क्या हुआ? इस नरसंहार के बाद बिरसा किसी तरह बचकर निकल गए, लेकिन अब वो अकेले पड़ चुके थे। सरकार ने उन पर 500 रुपए का इनाम रखा, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। और वो पकड़े गए? हाँ, 3 फरवरी 1900 को सिंहभूम के जंगलों से कुछ स्थानीय लोगों ने ही इनाम के लालच में उन्हें सोते हुए पकड़वा दिया। और फिर उनकी मौत? उन्हें रांची जेल में रखा गया। उन पर मुकदमा चलाया जा रहा था, लेकिन 9 जून 1900 को जेल में ही हैजा की बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। कितनी उम्र में? महज 25 साल की उम्र में। महज 25 साल? इतनी कम उम्र में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करना और फिर ऐसी मौत। ये सोचने वाली बात है कि इतिहास कैसे कुछ लोगों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी इतनी जल्दी दे देता है। उनकी मौत के बाद आंदोलन पूरी तरह बिखर गया। सरकार ने बड़े पैमाने पर दमन चक्र चलाया। लगभग 350 मुंडाओं पर मुकदमे चले, 3 को फांसी दी गई, 44 को काला पानी, आजीवन कारावास। हाँ, आजीवन कारावास। और गया मुंडा की पत्नी मानकी समेत कई लोगों को लंबी सजाएं सुनाई गई। ऊपर से देखने पर लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। तो फिर वही सवाल कि आखिर में इस सब का क्या मतलब निकला? आंदोलन को बेरहमी से कुचल दिया गया, बिरसा की मृत्यु हो गई। क्या ये सब व्यर्थ गया? क्या इतनी जानें बेकार गईं? बिल्कुल नहीं। अगर हम सिर्फ तात्कालिक नतीजों को देखें तो ये एक असफल विद्रोह लगता है। मुंडा राज का सपना पूरा नहीं हुआ। लेकिन अगर हम इसके दूरगामी परिणामों को देखें तो ये विद्रोह बहुत सफल था। कैसे? इसकी सबसे बड़ी और ठोस उपलब्धि थी 1908 का छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, CNT एक्ट। ये कानून इतना जरूरी क्यों था? इसने जमीनी स्तर पर क्या बदला? ये एक मील का पत्थर था। अंग्रेज सरकार को ये बात समझ आ गई थी कि आदिवासियों के जमीनी अधिकारों को नजरअंदाज करने का नतीजा कितना भयानक हो सकता है। इस कानून के जरिए मुंडाओं की खुंटकट्टी व्यवस्था को, उनकी सामुदायिक भूमि व्यवस्था को, हाँ, उसे कानूनी मान्यता दे दी गई। ये वही अधिकार था जिसके लिए उन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी। मतलब जिस चीज के लिए विद्रोह शुरू हुआ था वो लक्ष्य उन्होंने हासिल कर लिया। हाँ, एक हद तक। इसके अलावा बैठ बेगारी यानी बंधुआ मजदूरी पर कानूनी रोक लगा दी गई और जमीन के लगान की दरें भी तय कर दी गई ताकि जमींदार मनमाना लगान ना वसूल सकें। यह आदिवासियों के लिए बहुत बड़ी जीत थी। उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई थी। और क्या प्रशासनिक स्तर पर भी कोई बदलाव हुए? सरकार ने महसूस किया कि प्रशासन लोगों से बहुत दूर है, इसलिए 1902 में गुमला और 1903 में खूंटी को अनुमंडल यानी सब डिवीजन का दर्जा दिया गया, ताकि स्थानीय समस्याओं को बेहतर तरीके से समझा जा सके। बिल्कुल। लेकिन शायद सबसे बड़ी विरासत थी बिरसा मुंडा की अपनी छवि। मतलब विद्रोह तो खत्म हो गया, लेकिन विद्रोह की आग लोगों के दिलों में जलती रही। बिरसा मुंडा एक व्यक्ति नहीं रहे, वो एक प्रतीक बन गए। अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा बन गए। लोकगीतों में, कहानियों में वो अमर हो गए। हाँ, और दशकों बाद जब एक अलग झारखंड राज्य बनाने की मांग उठी तो उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बिरसा मुंडा और उनका उलगुलान ही था। तो ये थी कहानी बिरसा मुंडा और उनके उलगुलान की। एक संघर्ष जो अपनी जमीन और संस्कृति को बचाने के लिए शुरू हुआ, एक करिश्माई नेता के नेतृत्व में एक धार्मिक और राजनीतिक सैलाब बन गया। और भले ही उस सैलाब को बलपूर्वक रोक दिया गया, लेकिन उसने इस इलाके की जमीन को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। बिरसा आंदोलन हमें ये दिखाता है कि जब लोगों को उनकी जड़ों से उखाड़ा जाता है तो वे किस हद तक जा सकते हैं। ये हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या विकास और आधुनिकता के नाम पर आज भी दुनिया के अलग अलग कोनों में लोगों से उनकी जमीन और पहचान छीनी जा रही है? और अगर हाँ, तो सतह के नीचे ऐसे कौन से नए उलगुलान पनप रहे हैं जो शायद भविष्य में किसी और रूप में हमारे सामने आएंगे।